आज आप क्रोमेटोग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे जिसे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जिसको हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको भी हम साथ में समझते हुए चलेंगे कि एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं, यहाँ पे इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। The affinity chromatography is one of the most powerful and selected method of the protein purification. इस टर्म को सबसे पहले विल्चैक और एनिफिन्सन नामक साइंटिस्ट ने 1968 में दिया था। ये जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी होती है, इसमें जैसा कि आपने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आपने पढ़ा था, वैसे ही एक क्या होता है, कॉलम होता है। पहले मैं आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाता हूं, फिर हम धीरे धीरे उसकी डिटेल को समझते हुए जाएंगे। देखिए, पहले हम सबसे सिंपल सी बात को समझते हैं। मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, एक क्रोमेटोग्राफी कॉलम होता है। ऐसे हम मान लेते हैं कि एक ग्लास का बना हुआ कॉलम है। ऐसे एक ग्लास का जैसे ब्यूरेट होती है, वैसा मान लीजिए कि एक चौड़ी ब्यूरेट है। ऐसा एक ग्लास का कॉलम बना हुआ होता है। यह है एक ग्लास का कॉलम। और इस कॉलम में क्या भरी रहती है, इसमें रहती है रेजिन। तो यहां पे मैं बना देता हूं एक बार सिंप्लीफाइड, उसके बाद में हम हर स्टेप की डिटेल को समझते जाएंगे। इसमें हम भर देते हैं रेजिन्स को। ये जो रेजिन है, ये जो मैट्रिक्स है, यह इनर्ट टाइप के होते हैं। ऐसे इसके ऊपर किसी तरह का चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम बोलते हैं ये इनर्ट होते हैं। और इस रेजिन के मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ओके, द प्रोटीन हैज द एबिलिटी टू बाइंड द स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स, जिसे हम लिगेंड बोलते हैं। देखिए, सारी चीजों का समझते जाएंगे। पहले मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करता हूं एक एक पॉइंट को। हमने कहा कि ये क्या है, ये एक है क्रोमेटोग्राफी का कॉलम है। यहां पर हम लिख देते हैं, ये क्या है, एक क्रोमेटोग्राफी का कॉलम बना हुआ है। और हमने इस कॉलम में क्या भर दिया है, इस कॉलम में भरा हुआ है मैट्रिक्स भरा हुआ है। और मैंने बताया ये मैट्रिक्स कैसा होता है, इनर्ट होता है। तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करने के लिए पहले इस मैट्रिक्स का जो एक पार्टिकल है, मैं इसको बाहर ले लेता हूं। यहां पर देखिए आप, इस तरीके से ये क्या है, एक मैट्रिक्स का एक हमने मॉलिक्यूल ले लिया है। इस मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल पे क्या विशेषता होगी, इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स लगे रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं लिगेंड्स, है ना। तो आप इसको जब बारीकी से, आप पहले टेक्निकली आप समझते जाइएगा, उसके बाद में मैं सारे प्रोसीजर को आपको डिटेल में समझा दूंगा कि क्या करना है। हमने कहा ये ग्लास की जो कॉलम बना हुआ है, इसमें क्या भरे हुए हैं, ये एक मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स हैं। ये हो गया मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, इनको हम बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। ये लिगेंड्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और इन लिगेंड्स में प्रोटीन के साथ में जुड़ने की नेचर होती है। ये जो लिगेंड्स होते हैं, इसमें क्या नेचर है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के साथ में बाइंडिंग कर सकते हैं। प्रोटीन से बाइंड करने की नेचर इनमें होती है। ओके, देखिए अभी हमने क्या लिखा है, द प्रोटीन हैज द एबिलिटी, यहां पर आप पढ़ेंगे, प्रोटीन हैज द एबिलिटी टू बाइंड विद स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन एक विशेष मॉलिक्यूल से जुड़ने की कैपेसिटी रखते हैं, उसको हम बोलते हैं लिगेंड्स बोलते हैं। एंड दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू प्योरीफाई प्रोटीन्स इन द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। क्या होता है, देखो यहां पे अभी आपको मैं और क्लियर करता हूं। मैंने कहा ये ग्लास का जो चैम्बर है, इसके अंदर अब मैं एक मिक्स सैंपल डाल रहा हूं प्रोटीन का। एक प्रोटीन का हमने क्या डाला है, एक सैंपल को, एक जब प्रोटीन के सैंपल को हम इस चैम्बर में डाल देंगे, जिसके अंदर क्या है, मैट्रिक्स भरी हुई है, तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ये हम मान लेते हैं कि ये एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, ये वाले बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। और इसी तरीके से हम मान लेते हैं ये कुछ अदर टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, जिसको मैं अलग कलर के साथ में बना रहा हूं, ये भी डिफरेंट है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है। ऐसे ही हम मान लेते हैं कि इसमें
और एक थर्ड टाइप की और भी है मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एक थर्ड टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए। तो मैंने यहाँ पर कितने टाइप के मॉलिक्यूल बनाए हैं, एक बना दिया मैंने, ये ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स हैं। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बना के दिया है, ये ब्लूइश टाइप के मॉलिक्यूल्स हो गए। और उसके अलावा ये डिफरेंट डिफरेंट कलर मैं डिफरेंशिएट करने के ले रहा हूँ, ये 3 टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। हमने कहा ये वाला जो प्रोटीन है, ये वाला जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन किसके साथ में रेलेवेंसी यानी कि एफिनिटी शो कर रहा है, प्लस इस मैट्रिक्स के साथ में एफिनिटी शो कर रहा है। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल इस एफिनिटी कर रहा है मैट्रिक्स के साथ में। और ये क्या करेगा, जब हम सैंपल को डालेंगे तो ये वाला एक सिंगल जो स्पेसिफाइड जो प्रोटीन है वो एफिनिटी बना लेगा। तो उससे क्या होगा, जब इस कॉलम में से हम सैंपल को डालेंगे तो इससे बाहर कौन से आ जाएंगे, वो सैंपल जो कि इस मैट्रिक्स के साथ में बॉन्ड नहीं बनाता है, वो वाला प्रोटीन जो कि इससे बॉन्ड नहीं बनाता है, वो बाहर फिल्टर होके आ जाएंगे। क्योंकि ये मैट्रिक्स कैसी होती है, ये मैट्रिक्स होती है पोरस टाइप की होती है। सारी बातें अभी आ जाएगी। ये मैट्रिक्स क्या होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब ये हुआ कि जब हम इस ग्लास के कॉलम में इस मैट्रिक्स को भर देते हैं तो इन मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में छोटे छोटा स्पेस होता है, पोर लाइक स्पेसेस होते हैं। ओके, तो ये मैट्रिक्स है, पोरस है। तो हमने कहा कि जब प्रोटीन के सैंपल को हमने इसमें इस कॉलम के अंदर एंट्री करा दी, ऐसा प्रोटीन का सैंपल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड की क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो इस मैट्रिक्स के साथ में एफिनिटी दिखाते हैं वो तो इसके साथ में चिपक जाएंगे, बाउंड हो जाएंगे। और रिमेनिंग जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर की ओर निकल जाते हैं, यानी कि एल्यूट हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं इस प्रोसेस को एल्यूशन बोलते हैं। अनबाउंडेड और अनस्पेसिफाइड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के चैम्बर से बाहर निकलना। तो यहां पर ये मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल को तो आपको समझा ही दिया है, फिर भी देख लेते हैं पीपीटी में क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द लिगेंड? The ligands are the molecules that are covalently anchored to a inert matrix like the agarose। यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, किसके बने हुए हैं, एगरोज का हम लेंगे। वैसे बहुत से अलग अलग टाइप की भी आप रेजिन मैट्रिक्स को ले सकते हैं, यहां पर मैंने लिया एगरोज। और इसके साथ में बाहर क्या जुड़े हुए थे, लिगेंड, ये गोले। और ये किसके साथ से, कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम ये कहेंगे कि लिगेंड होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। यहाँ पे ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखने की बात है। मैट्रिक्स के साथ में कोवलेंट बॉन्ड से ये वाले लिगेंड जो गोला बनाया हमने, ये इसके साथ में अटैच्ड हो जाते हैं। और जब हम क्या करेंगे, दोबारा देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मैंने कहा ये तो है एक मैट्रिक्स का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, ये है लिगेंड जुड़े हुए हैं। और ये लिगेंड क्या होते हैं, वेरी स्पेसिफिक होते हैं, वेरी स्पेसिफिक टू द ए पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इनके पास में जब कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल आएगा तो ये क्या करेंगे, लिगेंड इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाएंगे और इससे क्या हो जाएगी, इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। किसके साथ में, लिगेंड की बाइंडिंग हो जाएगी प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ में। और जो मॉलिक्यूल्स बाइंडिंग नहीं करेंगे, जैसे ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ये बाइंडिंग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये कॉलम में बाहर की तरफ एल्यूट हो जाते हैं, यानी कि बाहर निकल जाते हैं। ये देखिए बेसिक मैकेनिज्म है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। ये कॉलम बना हुआ है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की, यह एक बेसिक प्रिंसिपल है। दोबारा मैं एक बार के लिए और आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का ये कॉलम है। इस कॉलम के अंदर हमने क्या भरा हुआ है, ये कॉलम है, इस कॉलम में हमने भर दिया था मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स कैसी होती है, हमने कहा पोरस होती है, इसके मॉलिक्यूल्स में छोटे छोटे छेद होते हैं। और ये कैसी होती है, इनर्ट होती है, केमिकली इनर्ट है, ये प्रोटीन के साथ में रिएक्शन नहीं कर पाती, इसलिए बोलते हैं इनर्ट टाइप की होती है ना। अब क्या होगा, यहां पर मैंने बता दिया कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, ये बीच में मैंने बना रखा है, देखो ये मैट्रिक्स बना रखा है। इस मैट्रिक्स के ऊपर क्या जुड़े हुए हैं, तो हमने कहा ये लिगेंड्स है, ये जुड़े हुए रहते हैं। अब जब प्रोटीन डालेंगे तो क्या करेंगे, बाइंडिंग कर लेंगे, जैसा मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया गया है। ये है बेसिक
मैकेनिज्म ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अभी नेक्स्ट चलते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो टेक्निक है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला मैंने कहा कि कंपोनेंट है मैट्रिक्स। ये आगे मैट्रिक्स जो कि हमने कॉलम के अंदर भरे थे, कंपोनेंट की बात कर रहे हो। सबसे पहला तो हो गया ये कॉलम है, ये वाला ग्लास का बना हुआ कॉलम है या किसी पॉलीमर का बना हुआ हो सकता है, क्वार्ट्ज का हो सकता है। इस कॉलम में क्या भरी हुई होती है, हमने कहा इसमें मैट्रिक्स भरी रहती है। ये वाले है मैट्रिक्स है। अब मैंने इसको किनारे में बनाया है, एक्चुअल में इसको समझाने के लिए बनाया है, और हमने कहा ये आगे मैट्रिक्स हो गया। ओके, उसके बाद में इस मैट्रिक्स के अलावा में क्या क्या है उसको देखो। अभी मैंने बता दिया आपको मैट्रिक्स है वो केमिकली नेचर कैसी होती है। ये मैंने कहा कि ये जो मैट्रिक्स है किस किस का बना हो सकता है, एगरोज का बना हुआ हो सकता है। उसके अलावा सेल्यूलोज होते हैं, उसकी भी मैट्रिक्स को काम में ले सकते हैं। तो यूजुअली these the matrix chemically the inert and the porous bead like structure which provides the mechanical stability and surface for the ligand। ये क्या करेगी, इसके लिए किसके लिए, हमने कहा लिगेंड्स के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। ये वाली मैट्रिक्स है, ये हमने बता दिया। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया लिगेंड्स। ये मैंने आपको बता ही दिया कि लिगेंड क्या होते हैं, मैट्रिक्स के साथ में जुड़े हुए ग्रुप्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं। ये हो गए लिगेंड्स। तो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया लिगेंड्स हो गया। द मॉलिक्यूल्स दैट स्पेसिफिकली इंटरैक्ट विद द टारगेट प्रोटीन, दीज आर द लिगेंड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसके बारे में बता देता हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे हम बोलते हैं स्पेसर बोलते हैं। स्पेसर नाम खुद ही तो बता रहा है स्पेसर क्या होता है, स्पेस प्रोवाइड करने वाले होते हैं, स्पेसर होते हैं। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, केमिकल ग्रुप्स होते हैं जो लिगेंड और मैट्रिक्स है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस को रोक देते हैं। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, एसोल्ट। देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, एसोल्ट केमिकल ग्रुप है बिटवीन द लिगेंड एंड मैट्रिक्स। लिगेंड और मैट्रिक्स के बीच में ये सॉल्ट ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस को रोकते हैं। कैसे, वो आप अभी समझिए, अभी आपको बताते हैं। अभी इस फिगर में तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया क्या कि मैट्रिक्स और लिगेंड आपस में डायरेक्टली जुड़ गए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, आप इसमें प्रॉब्लम ये देखोगे कि यहाँ पे जब डायरेक्टली अगर ये बहुत सारे लिगेंड्स इस मैट्रिक्स के साथ जुड़ जाएंगे तो इनके बीच का स्पेस है वो कम रहता है। इस स्पेस के कम रहने से क्या प्रॉब्लम होगी कि जब इनके साथ में कोई प्रोटीन आके रिएक्ट करेगा, जब कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो वो प्रोटीन क्या होगा, प्रॉपरली नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि इसमें क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, त्रिविमीय बाधा उत्पन्न होगी। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्पेस है उसको बढ़ाना जरूरी है। ये जो लिगेंड और मैट्रिक्स के बीच का स्पेस है इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने कहा ये हो गया लिगेंड का मॉलिक्यूल हो गया है, और इस लिगेंड के मॉलिक्यूल के बाहर की ओर पहले क्या जुड़ गए, वो कंपोनेंट्स जिसको हम बोलते हैं स्पेसर। ओके, ये मैं जो बना रहा हूं इसको क्या बोलते हैं, स्पेसर। स्पेसर ने क्या हुआ, स्पेस को बढ़ा दिया है। अब इस स्पेसर के साथ में जब यहां पर क्या जुड़ जाएंगे, ये लिगेंड्स जुड़ जाएंगे इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि लिगेंड्स के बीच का स्पेस है वो बढ़ गया है। तो स्पेसर आर्म बोलते हैं इसको, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं स्पेसर की आर्म। स्पेसर आर्म है विच प्रोवाइड द स्पेस टू डिक्रीज द स्टेरिक हिंड्रेंस। धीरे धीरे समझेंगे, टॉपिक समझ में आता रहेगा, टेक्निकली समझने की जरूरत है आपको। तो देखिए हमने क्या बताया, उसके अलावा क्या चाहिए, मोबाइल फेज। ये एक बफर सॉल्यूशन होता है, बफर कैरिंग द मिक्सचर ऑफ प्रोटीन। ओके, ये वाला हमने कहा। उसके अलावा मोबाइल फेज चाहिए जो कि बफर कैरिंग द मिक्सचर ऑफ द प्रोटीन और द बायोमोलिक्यूल्स।
तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के। नंबर 1 हुआ मैट्रिक्स, नंबर 2 हो गया लिगेंड्स, नंबर 3 हो गया स्पेसर आर्म, और नंबर 4 हो गया है मोबाइल फेज। और यहाँ पे मैं अगर साइड में मार्किंग करूं तो मैंने आपको प्रॉपरली समझा दिया है। नंबर 1 हमने कहा मैट्रिक्स, ये वाली होगी मैट्रिक्स, नंबर 2 हो गए लिगेंड्स, आपके सामने तो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इस एक ही फिगर में आप सारी चीज समझ लेंगे। देखो नंबर लगाता हूं, नंबर 1 हो गया मैट्रिक्स, ये बीच में सेंटर में, नंबर 2 ये आगे स्पेसर मॉलिक्यूल्स, और नंबर 3 में क्या हो गए लिगेंड्स हो गए, और नंबर 4 में है मोबाइल फेज। ये इसके एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब सारी बातें आपने समझ ली है, लेकिन आपको इस मैट्रिक्स की थोड़ी डिटेल को अभी समझना बाकी है। मैट्रिक्स की कौन सी डिटेल? मैं मैट्रिक्स की केमिकल नेचर की बात कर रहा हूं कि मैट्रिक्स की केमिकल नेचर कैसी होती है और इसकी बेसिक नेचर कैसी है। जब आप एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की बात कर रहे हो और आप फिल्टर करने के लिए मेन कंपोनेंट कौन सा है? मेन कंपोनेंट है कौन सा? मैट्रिक्स है। तो उसकी डिटेल को हमें और डिटेल में समझेंगे, तभी आप इस सिस्टम की मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। देखिए यहां पर हमने पहले बता दिया मैट्रिक्स कैसी है, इनर्ट है, केमिकली इनर्ट है, ओके, नॉन रिएक्टिव हो गए, हैव हाई पोरोसिटी। हाई पोरोसिटी मींस उसके पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा? स्पेस होगा, काफी अच्छा खासा स्पेस होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमने यहाँ पर क्या बनाया है, मैट्रिक्स को भर दिया है, ये वाले मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स हैं। इस मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनके बीच में देखो स्पेस है, ये पोरोसिटी, ये जितना ज्यादा स्पेस प्रॉपरली होगा, ये पोर्स बने हुए हैं ना, पोर्स से बना हुआ है पोरोसिटी। पोर्स का मतलब क्या होता है? छेद होते हैं, तो ये पोरोसिटी हो गया। अरे आप देखते हैं कि जब कभी हम जमीन में मिट्टी में पानी डालते हैं, पानी नीचे क्यों उतर जाता है? क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। सिमिलरली इस मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी स्पेस होता है, जहां से हम किसी मोबाइल फेज को जहां हम किसी मोबाइल फेज को डालेंगे तो वो यहां से इन मॉलिक्यूल्स के बीच के स्पेस से पास ऑन हो जाती है। अगर ये स्पेस नहीं होगा, यानी कि पोरोसिटी अगर नहीं होगी, तो मोबाइल फेज पास ही नहीं हो पाएगी। फिर आप प्रोटीन का प्योरिफिकेशन कैसे कर पाएंगे? वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, इसकी केमिकल नेचर, बहुत सारी केमिकल्स को काम में ले सकते हैं आप मैट्रिक्स के रूप में, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज में आता है, जिसे हम कहते हैं वाइडली यूज्ड, वो है एगरोज। एगरोज है, इसको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली काम में लिया जाता है लेबोरेटरी में एज ए मैट्रिक्स इन द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अभी मैट्रिक्स क्या होता है, एगरोज क्या होता है? एगरोज कोई बड़ी रामायण नहीं है, ये एक पॉलीसैकेराइड होता है। एगरोज क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। आप जानते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स? पॉलीसैकेराइड्स आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता है, आपने कार्बोहाइड्रेट में पढ़े में 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। ओके, तो ये पॉलीसैकेराइड्स है। लेकिन इस पॉलीसैकेराइड ये किसका बना हुआ है? इसकी यूनिट्स क्या क्या है? तो हम ये कहेंगे इसमें जो यूनिट्स होती हैं जिससे ये बना है, वो है डाइसैकेराइड नेचर की यूनिट्स है। डाइसैकेराइड्स, जब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? उसे डाइसैकेराइड्स बोलते हैं। तो इसकी डाइसैकेराइड की यूनिट्स कौन कौन सी है? हमने कहा एक मॉलिक्यूल होता है डी गैलेक्टोज, एक मॉलिक्यूल होता है डी गैलेक्टोज, और दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा है? गैलेक्टोज का ही रूपांतरित पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं 3,6 एनहाइड्रो, 3,6 एनहाइड्रो, और एल गैलेक्टोज है, एल गैलेक्टोज है। ये दो जो सुक्रोज होते हैं, हम कहेंगे ये दो क्या हेक्सोज है? ये क्या है? दोनों हेक्सोज यूनिट है, ये दोनों बनी हुई है हेक्सोज। अब आप ये मत पूछ लेना हेक्सोज क्या होता है, ये तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन 6 होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हेक्सोज बोलते हैं। ये होता है गैलेक्टोज। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहां पर स्ट्रक्चर बना देता हूं एक बार, सिंपल
किसकी, गैलेक्टोज की। ये देखिए यहाँ पे ये गैलेक्टोज मैं बना देता हूँ एक बार के लिए, आप समझ जाएंगे। वैसे सारे बच्चे आप इंटेलिजेंट हो ही, टॉपिक को टेक्निकली समझेंगे तो ज्यादा इजी रहता है ना, रटने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना दी है, ये है गैलेक्टोज की है स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर भी क्या होंगे, OH OH और यहाँ पर होंगे HH। तो यहाँ पर देखो कितने कार्बन है इसके अंदर, इस गैलेक्टोज में कितने कार्बन है। यहाँ पर होता है 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर, यहाँ पर 5 और ये ऊपर हो गया 6 कार्बन है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, गैलेक्टोज बोलते हैं। 6 कार्बन है, हेक्सोज है, और ये वाला कौन सा है, गैलेक्टोज है। और गैलेक्टोज क्या होता है, ग्लूकोज है उसी का आइसोमर होता है, उसकी डिटेल में भी अपने नहीं जाएंगे। तो इस गैलेक्टोज के अंदर क्या होगा, कार्बन नंबर 3 और 6 कौन कौन सा, हम लिखा ना 3,6 एन हाइड्रो एल गैलेक्टोज। तो ये दो हो गए गैलेक्टोज की यूनिट हो गई, एक डी गैलेक्टोज, एक हो गया 3.6 एन हाइड्रो गैलेक्टोज। ये दोनों जब आपस में मिल जाएंगे, ये दोनों, ये वाले दोनों यूनिट्स आपस में मिल गई तो क्या बन गया, एक बन गया डाइसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड से मिलने से बनने वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं डाइसैकेराइड। ये कैसा दिखाई देता है, ये तो देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप पिक्चर में लगा रखी है, लेफ्ट साइड के अंदर है। ये हो गया, पहला है गैलेक्टोज है, और दूसरा कौन सा है, 3,6 एन हाइड्रो एल गैलेक्टोज है। ये आपस में मिल गए, एक डाइसैकेराइड बन गया। और देखो हमने इस डाइसैकेराइड को किसमें डाला है, ब्रैकेट बनाया है, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट बना दिया और एक राइट में ब्रैकेट बना दिया है, और साथ में हमने लिखा है नंबर n। मतलब ऐसी बहुत सारी यूनिट्स होगी, आपस में जुड़ जाएगी, कौन से बॉन्ड से, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में बॉन्ड्स कौन सा होता है, बॉन्ड्स होते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। ऐसे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स से ये डाइसैकेराइड्स आपस में जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएंगे, एगरोज बन जाएगा। और ये जो एगरोज है, इसी की जो इसको हम मैट्रिक्स के रूप में काम में लेते हैं। अब ये मैट्रिक्स तो मैंने क्या कहा, ये होता है इनर्ट मैट्रिक्स है। अब इस इनर्ट मैट्रिक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, इस इनर्ट मैट्रिक्स को हमें इसके साथ में लिगेंड को जोड़ना जरूरी है। मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो मैट्रिक्स होता है इसके मॉलिक्यूल कैसे होते हैं। मैंने बताया कि मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल होते हैं इनर्ट होते हैं, और इसके ऊपर आपको क्या लगाने हैं, लिगेंड्स लगाने हैं। अब ये लिगेंड्स कैसे जुड़ेगी, जब मैट्रिक्स से लिगेंड जुड़ जाता है तो उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे किया जाता है उसको आप देखें यहाँ पर फिगर में। मैं कुछ चीजों को यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूं ताकि जगह बन जाए और आप आराम से समझ सकें। देखो अब हमें ये देखना है, ये जो एगरोज है यहाँ पर आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कौन सा है, ये मॉलिक्यूल है एगरोज। ये आगे एगरोज है, ये अभी एक्टिवेट नहीं है। इसको एक्टिव करने के लिए हम क्या करेंगे, साइनोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन करेंगे। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है साइनो ग्रुप, ये साइनाइड वाला ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं साइनो। ये क्या है, साइनाइड है। और साइनाइड के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, ब्रोमाइड। तो नाम क्या हो गया मॉलिक्यूल का, साइनोजन ब्रोमाइड। अब ये साइनोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन किससे करानी हमें, एगरोज से। तो ये क्या कर रहा है, ये इसके 6 नंबर कार्बन, किसका 6 नंबर, इस गैलेक्टोज का जो 6 नंबर कार्बन है इसके साथ साइनोजन ब्रोमाइड आकर के जुड़ जाता है। ये आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं, ये जो साइनोजन ब्रोमाइड है वो कहाँ जुड़ गया, 6 नंबर कार्बन के साथ में जुड़ गया, ये वाला यहाँ पर जुड़ गया। इससे क्या हुआ, यह एक्टिवेटेड एगरोज हो गया है। क्योंकि जब तक एगरोज एक्टिवेटेड नहीं होगा ये किसी भी लिगेंड के साथ में प्रॉपरली रिएक्शन नहीं कर पाएगा। अब उसके बाद में क्या करेंगे, एगरोज को एक्टिवेटेड हमने कर लिया, उसके बाद देखो हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एक लिगेंड के साथ। ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, लिगेंड है, इसके साथ में करेंगे रिएक्शन। तो
ये वाला आप देखें यहाँ पे ये जुड़ गया, किसके साथ जुड़ गया देखो, यहाँ पर मैं सबके नाम लिख देता हूं, ये लिगेंड जुड़ गया, किसके साथ में जुड़ गया, इस फंक्शनल ग्रुप के साथ 6 नंबर कार्बन के साथ, इस गैलेक्टोज के जो 6 नंबर कार्बन है उसके साथ में ये जुड़ गया है, इस तरीके से जुड़ेगा। तो ऐसे हम इसको एक्टिवेटेड कर सकते हैं, यानी कि चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग के लिए मैंने क्या बताया, सिंपल सा अगर डायग्राम बनाते हैं अपने एनिमेटेड, तो हम ये कहते हैं ये मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स की रिएक्शन हमने किससे कराई, हमने कराई साइनोजन ब्रोमाइड से, और उसके बाद में साइनोजन ब्रोमाइड जुड़ गया, उसके बाद में हमने किससे रिएक्शन कराई, हमने कराई एक लिगेंड के साथ में, तो हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई है, चार्ज हो गई है, यानी कि अब ये प्रोटीन से इंटरेक्शन करने के लायक हो गई है। अभी देखें आप, अभी पिक्चर बाकी है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको देखो प्रीवियस में बता दिया था स्पेसर आर्म के बारे में, यहाँ थोड़ी सी मैं डिटेल बताऊंगा। यहाँ पर देखो हमने बताया था ना, यहाँ पर इसमें आप देखेंगे स्पेसर आर्म की मैंने डिस्कशन किया था। अब इसकी डिटेल को पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, मैट्रिक्स, लिगेंड, स्पेसर आर्म और मोबाइल फेज। मैट्रिक्स की हमने डिटेल को पढ़ लिया था, यहाँ पे मैट्रिक्स की डिटेल को पढ़ लिया कि एगरोज है क्या होता है, एगरोज की केमिकल नेचर क्या और एक्टिवेटेड क्या होता है। अभी हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, स्पेसर आर्म। वैसे तो मैंने आपको बताया, फिर भी आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ स्पेसर आर्म की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे ये क्या है, एक मैट्रिक्स का मॉलिक्यूल है, और मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल के ऊपर अगर मैंने आपको बताया डायरेक्टली अगर जुड़ जाते हैं लिगेंड्स, तो इन लिगेंड्स के बीच में स्पेस कम है। इसका स्पेस कम होने से प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि जब इसके साथ में कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, और वो मान लेते हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल, तो ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में टकराने के चांस रहेंगे, ऐसे टकराने के चांस रहेंगे। तो प्रॉब्लम जो क्रिएट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं, त्रिविम बाधा बोलते हैं। इस स्टेरिक हिंड्रेंस को ये निजात पाने के लिए हम क्या करेंगे, स्पेसर मॉलिक्यूल को जोड़ेंगे। तो मैंने आपको अभी एक सिंपल सा बताया था कि ये हो गया लिगेंड, इस लिगेंड के साथ में हमने क्या जोड़ दिए, स्पेसर जोड़ दिए, ये वाला मैंने बना दिया एनिमेटेड फॉर्म में। स्पेसर नाम खुद बता रहा है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा है, ये हो गए स्पेसर। अब क्या होगा, इस स्पेसर के साथ में हम क्या जोड़ सकते हैं, लिगेंड्स को। यहाँ पे हमने जोड़ दिए, लिगेंड्स जोड़ दिए हैं, इससे क्या हुआ, अब अगर इनसे कोई प्रोटीन आकर के जुड़ेगा, ये हो गया लिगेंड, लेबलिंग कर देते हैं अपने, ये वाला हो गया लिगेंड हो गए, और ये येलो कलर का जो मैंने बनाया है ये क्या हो गया, स्पेसर है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ये हम कहते हैं स्पेसर आर्म हो गई है। और ये सेंटर में क्या था, ये था एक मैट्रिक्स का मॉलिक्यूल था। तो हम ये कहेंगे कि टू रिड्यूस द स्टेरिक हिंड्रेंस सम ऑफ द स्पेसर आर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो हमने क्या लिखा है, पहले समझो, सम प्रोटीन्स आर अनेबल टू बाइंड विद द साइनोजन ब्रोमाइड, जैसे अभी मैंने प्रीवियस में बताया साइनोजन ब्रोमाइड से इसको जोड़ते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने कहा ना, यहाँ पर साइनोजन ब्रोमाइड से जोड़ेंगे लिगेंड को जोड़ने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी प्रोटीन होती है जो साइनोजन ब्रोमाइड से डायरेक्टली नहीं जुड़ पाती है, तो हम क्या करें, उसके लिए हमारे पास एक रास्ता है। हम क्या करेंगे, एपॉक्सी एक्टिवेटेड एगरोज को काम में लेंगे, एपॉक्सी एक्टिवेटेड एगरोज। अब आप ये कहेंगे कि एगरोज तो हमने पढ़ ली, अभी एपॉक्सी एक्टिवेटेड क्या होती है, क्योंकि जब कुछ प्रोटीन, ये जो मैंने फिगर बनाए, कुछ प्रोटीन है इस लिगेंड से अपने आप नहीं जुड़ पाएगी, प्रोटीन है अनेबल टू बाइंड विद द साइनोजन, जो बाइंड लिगेंड्स होते हैं उससे नहीं जुड़ पा रहे। हम मान लेते हैं कि ये मैंने कहा कि ये है प्रोटीन के मॉलिक्यूल, ओके, ये हो गए प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है, ये उस लिगेंड से जुड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं जिनके साथ में साइनोजन ब्रोमाइड ऐड था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एगरोज कौन सी लेंगे, एपॉक्सी एक्टिवेटेड। ओके, इन द एपॉक्सी एक्टिवेटेड एगरोज द लिगेंड्स आर अटैच्ड विद द स्पेसर आर्म, स्पेसर आर्म के साथ। इस फिगर में देखो आप साइड के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखो आप क्या है, ये हो गई एगरोज है,
एग्रोज के साथ में ये एक, देखो मैं नंबर लगाता हूं, 1 2 3 और ये 4 क्या है, स्पेसर आर में स्पेस प्रोवाइड करेगी। अब ये आ गया लिगेंड्स आ गए, तो ये लिगेंड्स अब इसके साथ में जुड़ जाएंगे। यहां पे देखें आप इस फिगर में, यहां पर लिगेंड आकर के जुड़ जाएंगे। उससे क्या हुआ, इस एग्रोज के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये लिगेंड की बाइंडिंग हो गई है ऐसे। इसको हम बोलते हैं एपॉक्सी एक्टिवेटेड एग्रोज बोलते हैं, एपॉक्सी एक्टिवेटेड एग्रोज कहते हैं। अब आप समझ चुके हैं कि एपॉक्सी एक्टिवेटेड एग्रोज का मतलब क्या होता है। हमने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया, स्पेसर आर्म के बारे में पढ़ लिया। अब आपको बता रहे हैं इनकी स्टेप्स क्या है, स्टेप्स इन द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। वैसे तो मैं आपको स्टेप पहले बता ही चुका हूं, फिर भी इन शॉर्ट और क्लियर करता हूं, फिर आप पीपीटी में देखेंगे क्या है। मैंने बताया कि सबसे पहला काम क्या होगा कि एक कॉलम को ले लेते हैं जिसमें हमें एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी करनी होती है। ये आ गया हमारा कॉलम, हो गया कॉलम आ गया। अब हम क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉलम का क्या करेंगे, इक्विलिब्रेशन करेंगे, इक्विलिब्रेशन करेंगे कॉलम का। द कॉलम इज इक्विलिब्रेटेड विद द बाइंडिंग बफर टू प्रिपेयर ऑप्टिमल कंडीशन। बफर पीएच को मेंटेन करेंगे हम, और हम क्या करेंगे, इसको कैलिब्रेट कर देंगे। फिर हमने इसके अंदर क्या भर दिया था, इसमें हमने भर दिए थे कौन से, रेजिन को भर दिया था। ये आ गई हमारे पास में मैट्रिक्स, जो हमने कहा एपॉक्सी रेजिन है उसको हमने इसमें भर दिया था। एपॉक्सी रेजिन भरने के बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने यहां पर लिख लेते हैं सैंपल। यहां पे मैं लिख देता हूं सैंपल, सैंपल को हमने इसमें डाल दिया। ऐसी सैंपल है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन है। हम मान लेते हैं जैसे मैं अलग अलग एक बार कलर से बना दूं, ये प्रोटीन हो गई, ये वाली प्रोटीन हो गई, और इसी तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या हो गई है, प्रोटीन्स है इस सैंपल में। इसको हमने इसके अंदर एंट्री करा दी, तो क्या हुआ, ये प्रोटीन का सैंपल इस कॉलम में जाकर के बाहर की तरफ निकल जाएगा। निकलेंगे तो कौन से निकलेंगे, जो बाउंड नहीं हुए थे, अनबाउंडेड जो पार्ट थे, अनबाउंडेड प्रोटीन है वो बाहर आ गई, और इसके बाहर आने को क्या बोलते हैं हम, एल्यूशन कहते हैं, यानी कि बाहर आ गई है डायरेक्टली। और जो रिमेनिंग थी ना जो प्रोटीन, जो कि एफिनिटी शो कर रही थी, वो इस मैट्रिक्स के साथ में जुड़ गई, ये मैट्रिक्स के साथ में जुड़ गई थी और इसके अंदर ही चिपकी हुई रह गई है। ओके, तो यहां पर हमने कहा कि अनबाउंडेड पहले बाहर आ गई है। यहां पर देखो फिगर में हमने कहा, मैं कॉलम को देखो ऐसा बनाता हूं, आप इजीली समझ पाएंगे। ये मैट्रिक्स है, इस कॉलम में भरी हुई है मैट्रिक्स है। यहां पर ये मैंने कहा ये मैट्रिक्स 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 के मॉलिक्यूल्स है। इन मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर मैंने क्या बताया कि वो प्रोटीन मॉलिक्यूल जो इसके साथ में एफिनिटी शो करती है, जो एफिनिटी शो करेगी वो क्या करेगी, इस मैट्रिक्स के साथ में बाउंड कर लिया, बंद बना लिए हैं एफिनिटी की वजह से, और जो रिमेनिंग जो पार्ट था जो कि अनबाउंडेड थे वो बाहर की तरफ निकल गए। ये काम हुआ। तो देखिए सैंपल के एप्लीकेशन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़िए। सैंपल एप्लीकेशन, द प्रोटीन मिक्सचर इज लोडेड, ऊपर से हमने लोड कर दिया, तो टारगेट जो बाइंड्स हैं स्पेसिफिकली टू द इममोबिलाइज्ड लिगेंड्स, इस प्रोटीन के साथ में मैंने बताया जो लिगेंड्स जुड़े होते हैं उसके साथ में प्रोटीन के मॉलिक्यूल जुड़ गए। यहां पर आ गया ये मैट्रिक्स था, इस मैट्रिक्स के साथ में क्या लगे हुए थे, लिगेंड जुड़े हुए थे। ये हो गया मैट्रिक्स हो गया, ये लिगेंड है, और इसके साथ में क्या होगी, प्रोटीन बाउंड हो गई है। अब जो ये बाउंड हो रखी है ना जो प्रोटीन है, इसको हमें बाहर निकालना है, तो हम इसकी वॉशिंग करेंगे। देखो दो चीजें यहां पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर करता हूं इस जगह को, फिर आपको मैं थोड़ा सा और चीजें समझा देता हूं कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूं, तो आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। इस डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं इस डायग्राम को बड़ा बना देता हूँ। ये अरे देखो, ये हमने क्या कहा कि ये है इसका कॉलम,
बड़ा बना दिया हमने कॉलम, सारी बातें आप समझ जाएंगे। इस कॉलम के अंदर क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स। सारी बातों को मैं जब धीरे धीरे कहूंगा ना तब आप समझेंगे ज्यादा बात बढ़िया बेहतर तरीके से। हमने कहा यहाँ पर क्या थे, मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल है, ओके समझ में आ गया हमारे। इधर भी क्या हुआ है, मैट्रिक्स के मॉलिक्यूल्स हैं, है तो पूरे भरे हुए हैं, लेकिन हमने केवल आपको समझाने के लिए सिंपल सा बनाया है मैट्रिक्स। यहाँ पर भी मैं साइड में बना देता हूँ, ये मैट्रिक्स आप समझ जाएंगे। और इस मैट्रिक्स के साथ में कौन जुड़े हुए हैं, हमने कहा इस मैट्रिक्स के साथ में जुड़े हुए लिगेंड्स। यहाँ पर ये है लिगेंड्स है, ओके यहाँ पर हो गए लिगेंड्स है। यहाँ पर मैं और बना देता हूँ इस जगह पे, यानी ये हमने कहा मैट्रिक्स था, और इस मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूँ एम। आप समझ जाएंगे ये मैट्रिक्स का मॉलिक्यूल है, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है यहाँ पर कौन, लिगेंड, इसको मैंने कर दिया एल। ठीक है, अब आपने क्या किया था, अब आपने ये किया था, यहां से डाला था सैंपल, यहां पर डाल दिया था हमने सैंपल को, इसमें एंट्री करा दी है, सैंपल को एंट्री करा दी। अब देखो सैंपल को एंट्री कराने पर क्या हो रहा है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो एफिनिटी शो कर रहे हैं वो तो जुड़ गए यहाँ पे, वो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है जो एफिनिटी शो कर रहे थे वो जुड़ गए, यहाँ पे जुड़ गए हैं दोनों तरफ, वो वाले प्रोटीन जो कि इस मैट्रिक्स के साथ एफिनिटी शो कर रहे हैं, यहाँ पर ये आ गया ना, ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल जुड़ गया। ये तो मैंने अलग से आपको थोड़ा डिटेलिंग में बताया। ये मैट्रिक्स हो गया एम, एल कौन सा हो गया, लिगेंड है, और उसके साथ प्रोटीन जुड़ गई जब हमने सैंपल को डाल दिया। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्या पड़े हुए हैं, इसके अंदर बहुत सारे पड़े हुए हैं वो प्रोटीन जो कि एफिनिटी शो नहीं कर रहे हैं, ये वाले वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एफिनिटी को शो नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करें, इसको भी तो हटाना जरूरी है, तो हम करेंगे पहले वॉशिंग करेंगे, इस कॉलम की वॉशिंग करेंगे। तो वॉशिंग से क्या होगा, वॉशिंग से केवल जो अनबाउंडेड है ना, ये अनबाउंडेड है, ये बाहर आ जाएंगे नीचे। ये हो गया, वॉशिंग से क्या हो गए, जो अनबाउंडेड थे वो कहाँ आ गए हैं, वो आगे बाहर, अनबाउंडेड मटेरियल हो गया, मैंने कहा आउट हो गए। यहां तक आप समझ गए वॉशिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये आपके समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब आपको ये समझ में आ गया वॉशिंग की इंपॉर्टेंस, तब मैं आपको बताता हूं अब हमें क्या करना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए, किसको, अब हमें निकालना है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को जो यहाँ पर चिपके हुए, इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल्यूशन, इनको बाहर निकालना कहलाता है, एल्यूशन कहलाता है। जो बाउंडेड प्रोटीन है उसको निकालना, ये क्या है, एल्यूशन। तो वॉशिंग से तो हमने क्या किया था, जो अनबाउंडेड था उसको बाहर निकाल दिया, फिर एल्यूशन किया तो इसको हमने जो बाउंडेड प्रोटीन है उसको हमने बाहर निकाल दिया था, ये बात हमने कही है यहाँ पे। ठीक है, वॉशिंग हो गई, एल्यूशन हो गया। तो एल्यूशन कैसे कैसे करते हैं, तो हमने कहा क्या, बाउंडेड प्रोटीन इज रिलीज्ड बाय द एल्यूशन, चेंजिंग द पीएच, जब आप पीएच को चेंज करोगे तो आपको पता है प्रोटीन क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और यूजिंग द कॉम्पिटिटिव लिगेंड्स हम देंगे उसको, जिससे उसकी एफिनिटी ज्यादा हो तो उससे अलग हो जाएगा, और पोलैरिटी को बदल देंगे सॉल्वेंट की, तब ये अलग हो जाएंगे। तो ये एल्यूशन करने का तरीका होता है। और जब काम हो गया तो हम क्या करेंगे, कॉलम को दोबारा रीइक्विलिब्रियम करेंगे और फिर हम उसको यूज में ले सकते हैं। समझ गए बात को, एक बार और मैं वापस प्रीवियस वाला डायग्राम दिखा देता हूं। हमने कहा ये एक कॉलम लिया, कॉलम में क्या भरा हुआ है, मैट्रिक्स भरी हुई है, कॉलम के अंदर क्या भरी हुई है, मैट्रिक्स भरी हुई है, ये हो गया मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स भर गई, और मैट्रिक्स के साथ में क्या लगा हुआ है, कॉलम की मैट्रिक्स के साथ में लिगेंड है, ये वाले लिगेंड है, ये लिगेंड जुड़े हुए। अब आपने सैंपल को अप्लाई किया, नंबर 1 सैंपल को अप्लाई किया, तो सैंपल में से प्रोटीन बाउंड हो गया लिगेंड के साथ में, ये प्रोटीन हो गई है लिगेंड के साथ बाउंड हो गई है, और जो अनबाउंडेड थे उसको हमने वॉशिंग करके बाहर निकाल दिया। जैसे अनबाउंडेड बाहर हो गए, अब हमने क्या किया, जो बाउंडेड प्रोटीन है उसको हटाएंगे, उसको कहते हैं एल्यूशन करना। और उसके लिए क्या करना है, आप इसका पीएच बदल दें, पीएच को बदल दें। और आप जानते हैं प्रोटीन क्या होगा, पीएच के बदलने पर प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन करता है। अगर पीएच को हम एसिडिक कर देंगे, पीएच की वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे तो प्रोटोनेशन हो जाएगा, और एसिड एल्कलिनिटी कर देंगे तो क्या होगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। इसकी डिटेल हमने पुरानी वीडियो में बता रखी है कि पीएच के बदलने से प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन कैसे होता है। तो हम ऐसा करके हम क्या कर देंगे, इसको अलग कर देंगे। ये है, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पर आप टॉपिक देखें क्या है, टाइप्स ऑफ द एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये तो बहुत सिंपल है, कुछ समझने की बात ही नहीं है, आप पढ़ेंगे तो ही समझ में आ जाएगा।
types of the affinity chromatography. The first is the immunoaffinity chromatography. Immunoaffinity. अब इम्यूनो वर्ड आती है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन से दो वर्ड? एंटीजन और एंटीबॉडी। आप जानते हैं ना कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होते हैं? विशेष होते हैं। हर एक एंटीजन हर एक एंटीबॉडी से रिएक्शन नहीं करता है। द एंटीजन्स एंड एंटीबॉडीज आर वेरी स्पेसिफिक टू ईच अदर, वेरी स्पेसिफिक टू द ईच अदर। और व्हाट इज द एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज आर, यू नो, द एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मेड होते हैं। तो हम कॉलम में क्या भर देंगे? कॉलम में भर देंगे एंटीजन्स को भर देंगे। आपने बताया ना कॉलम में क्या होंगे? एंटीजन्स। यानी कि क्रोमेटोग्राफी का ये जो हमने कॉलम लिया है इसमें हमने भर दिया क्या? एंटीजन्स को भर दिया है, एंटीजन्स को भर दिया है, डिफरेंट डिफरेंट एंटीजन्स को भर दिया है। और जब हम इसमें एंटीबॉडीज को प्रोवाइड करेंगे तो जो बाउंडेड होंगे वो रुक जाएंगे, अनबाउंडेड होंगे बाहर आ जाएंगे। सिंपल सी बात, एंटीजन और एंटीबॉडी को काम में लेना है, इसीलिए हमने क्या नाम रखा है? इम्यूनो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने में। एक्सट्रीमली स्पेसिफिक होते हैं, यूज इन द डायग्नोस्टिक एंड द थेराप्यूटिक प्रोटीन प्योरिफिकेशन में। नेक्स्ट इज लेक्टिन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। देखिए सैंपल बदलेगा, नाम बदल जाएगा, है तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, सैंपल बदलते रहेंगे। लेक्टिन्स द कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होती है, यूज्ड टू प्योरीफाई ग्लाइकोप्रोटीन। जब कभी ग्लाइकोप्रोटीन्स को हमें सेपरेट करना होता है तो हम क्या लेते हैं? कॉलम में लेक्टिन्स को भर लेते हैं, तो नाम हो गया लेक्टिन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। metal chelate affinity chromatography, again the word is the affinity chromatography which is the same as usual as I have described you. इसमें क्या करेंगे हम? यूजेज इमोबिलाइज्ड मेटल आयंस। यहाँ पे कौन सा लिगेंड्स के रूप में हम क्या लेंगे? मेटल आयंस को लेंगे, तो उसका नाम हो जाएगा मेटल किलेट एफिनिटी। अगला एफिनिटी टैग्स, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इसको काम में लेते हैं। प्रोटीन इंजीनियर्ड विद टैग्स, ऐसी प्रोटीन जो कि हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई है, जिसके ऊपर हिस्टिडीन के टैग है, जीएसटी के टैग है, एमबीपी के जो टैग्स लगे हुए होते हैं, तो इसको हम कहेंगे प्रोटीन इंजीनियर्ड जो टैग्स लगा देंगे, उससे हम क्या करेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रोटीन का प्योरिफिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो टाइप्स ऑफ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, बेसिक टेक्नोलॉजी तो सेम है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की, बस हमने उसमें दो चीजों को बदल देना है। कौन कौन सी दो चीजों को बदल देंगे तो नाम अलग अलग हो जाएंगे, वो आपके सामने है। एक होती है मोबाइल फेज है और दूसरी आपके पास में स्टेशनरी फेज है। इस मोबाइल और स्टेशनरी फेज को बदलते रहेंगे तो इस एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का नाम भी बदलता जाएगा। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस? एप्लीकेशन तो सारी बातें आई चुकी है ऑलरेडी। एप्लीकेशन क्या है? प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। और एंजाइम्स किसके बने हैं? प्रोटीन के। हार्मोन्स का आइसोलेशन कर सकते हैं, एंटीबॉडीज का। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स हैं उसको आइसोलेट कर सकते हैं। आइसोलेशन ऑफ द स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड्स और द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स और also can be isolated or the purified by this technique. And what is the advantage? आप इसको पढ़ लीजिएगा। हाई स्पेसिफिसिटी है, वेरी स्पेसिफिक होते हैं, जैसे एंटीजन एंटीबॉडी स्पेसिफिक होते हैं तो ये भी वेरी स्पेसिफिक मेथड हो गया। हाई प्योरिफिकेशन फैक्टर है एंड कैन बी टेलर्ड टू ऑलमोस्ट एनी बायोमोलिक्यूल। मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स को हम इससे सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इतनी अगर अच्छी विधि है, मेथड है, तो कुछ तो लिमिटेशन होंगे इसके। देखें, कॉस्टली लिगेंड्स एंड द कॉलम प्रिपरेशन, इसके कॉलम को तैयार करने में बहुत पैसा लगता है, तो बहुत कॉस्टली टेक्निक है। एंड हार्श एल्यूशन कंडीशन में डीनेचर द प्रोटीन, कई बार बॉन्डेड प्रोटीन को जो बाहर निकालते हैं एल्यूशन से तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है, तो नुकसान हो गया। एंड नॉट सुटेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स विदाउट ए नॉन लिगेंड, जब तक किसी लिगेंड को बारे में हमें अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम पर्टिकुलर प्रोटीन का आइसोलेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये है टॉपिक आज का एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में। इसको आप आराम से पढ़िएगा और नोट्स अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। पीपीटी में जितना लिखा हुआ है उसी को आप पढ़ लेंगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे। डेस्क्रिप्टिव एग्जाम में इससे ज्यादा आपको आंसर लिखना नहीं है, जितना इसमें लिखा है और जितना मैंने बोल के समझाया है उसी बातों को लिखना है। और जब कभी भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेंड करेंगे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। वैसे इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में जब आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद आंसर्स है वो मिल जाएंगे। तो आराम से तैयारी करें और मस्त रहें। थैंक यू।